हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से मैथ्स में फर्स्ट अटैम्प्ट में 45 प्लस स्कोर लाया जा सकता है। आई ऑल्सो स्कोर 48 आउट ऑफ 15 CGL 2022 इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट एंड यू कैन ऑल्सो अचीव इट। तो यह वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए जिनका स्कोर 30 के आसपास आता है बट दे वांट टू स्कोर 45 प्लस, सो देयर इज़ अ गैप ऑफ 15 मार्क्स, सो यू कैन फिल दिस गैप विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको यह लगता है कि जब मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट होगा तभी ही मैं 45 प्लस ला सकता हूँ, तो आप रोंग हो। ऐसा नहीं है। अगर आपका 70 से 80% भी सिलेबस कंप्लीट है तब भी आप 45 प्लस ला सकते हो। जब मेरे 48 मार्क्स आए थे तब मेरा CI और इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं थे, पर फिर भी मुझे थोड़ा बेसिक क्लियर था, इस वजह से मैं 48 मार्क्स ला पाया। 48 के बाद जो एक क्वेश्चन बचा था, यानी कि जो 25th क्वेश्चन था, वो भी मेरी स्पीड नहीं थी कैलकुलेशन की, इस वजह से वो मेरा आधा ही क्वेश्चन हो पाया। तो आपको क्या करना है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट है पर फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, यानी कि आपकी स्पीड नहीं है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, आपको ये नहीं पता कब स्किप करना है, यूनिट डिजिट मेथड कब लगाना है, एलिमिनेशन मेथड कब लगाना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मॉक से ही सीखते हैं। चाहे आप कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, अगर मॉक प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप नहीं सीख पाओगे। मॉक का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। आपको ये पता चलेगा कि ट्रेंडिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मुझे वही पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज मैं हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करता जाऊंगा। और मैंने आज 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 का सैम्पल पेपर भी लिया है मैथ का, उसको सोल्व भी कराऊंगा। आप देखना किस तरीके से मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, क्या आप भी उसी तरीके से करते हो या आपका तरीका अलग है। ठीक है, हर एक चीज़ बताता जाऊँगा। इसके अलावा मैथ 2 पार्ट में होती है, अरिथमेटिक और एडवांस। ठीक है, जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, यानी 100 या 200 300 जो भी जिस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जिनका टाइप थोड़ा अलग होता है, जैसे कि CI, इंस्टॉलमेंट, SI, प्रॉफिट एंड लॉस, रेस के क्वेश्चन, या टाइम एंड वर्क के वो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ ये चैप्टर हैं जिनमें बार बार दिक्कत आती है। आपको भी पता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को इन्हीं चैप्टर में दिक्कत आती है। बेसिक सबके क्लियर हो जाते हैं एक बार कोर्स पढ़ने के बाद या वीडियो देखने के बाद या प्रैक्टिस करने के बाद, पर फिर भी इन चैप्टर्स में दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है अगर CI में दिक्कत आ रही है तो CI में कोई एक टाइप होगा उसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, तो उसी टाइप पर फोकस करना है। तो आपको एनालाइज करना है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, उसी वीक पॉइंट पर आपको वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि CI अगर वीक है तो पूरा CI फिर दोबारा शुरू से पढ़ दो, फिर टाइम वेस्ट कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस में ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस मैं कर नहीं पाता, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं कि शुरू से लेके एंड तक फिर मैं वीडियो देखूंगा, नोट्स जो मैंने बनाए उनको रिवाइज करूंगा, फिर मैं प्रीवियस ईयर जितने भी 300 400 उनको लगाऊंगा, तो ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है। प्रैक्टिस करते टाइम जब प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते हो तो टिक जरूर लगाने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, इसको मुझे बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, मॉक लगाने से ये पता चलेगा कि यार अभी तक जितना मैंने पढ़ा उसमें से सिर्फ 50% वाला ही पोर्शन मॉक में, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। हर चीज़ याद नहीं रहती, क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश भी है, GS में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो बहुत कुछ है डाटा, इतना सब कुछ याद नहीं रहता। आप खुद सोचो, बात करूँ मैं एडवांस की, तो ज्योमेट्री में इतने सारे फॉर्मूले क्या सभी याद हैं? अगर मैं पूछूँ इक्विलेटरल में इन रेडियस और सर्कम रेडियस इनकी रेशियो बताओ, तो ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, रेडियस, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला भी नहीं पता बहुत लोगों को। कोसाइन फार्मूला जो क्लास 11th का फॉर्मूला है, ठीक है, साइन, कोसाइन फार्मूला और साइन फार्मूला, ठीक है, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। हालांकि जो BCM बैकग्राउंड से नहीं है उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उन्होंने 10th तक ही मैथ पढ़ी है, पर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 तक की भी पूछी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पाएंगे। तो हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में पूछी क्या जा रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के चले गए। क्लियर? तो आपको करना क्या है, मॉक देना है, मॉक देने के बाद एनालाइज करना है कि यार इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक बार वही पैटर्न चलता है। अगर कोसाइन का फॉर्मूला इस बार पूछा है तो अगली बार भी पूछेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देगा। अगर अब की बार एंगल A से दिया है तो दूसरी बार एंगल B से दे देगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद तो आप नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वही क्वेश्चंस आते हैं हर बार और आपको सोल्व करने हैं वो, पर आप कर नहीं पाते। ठीक है, हर एक चीज़ हम देखेंगे। क्लियर? तो एडवांस में याद रखना, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सिर्फ आप वही फॉर्मूले अपने पेज में लिखो जो आप बार बार भूलते हो। ऐसा नहीं है ज्योमेट्री के पूरा बेसिक से लाइन क्या है, एंगल क्या होता है, ठीक है, ट्राइंगल में कितने टाइप होते हैं, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का अगर कॉन्सेप्ट आता है आपको तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही चीज़ें लिखो
जो आपको नहीं आती। एक बार मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने एक बार नोट्स शेयर कर दूंगा मैं ज्योमेट्री के, तो आप एक बार उससे थोड़ी हेल्प ले लेना, ठीक है। चलो, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। हम इसमें सैम्पल पेपर को सोल्व करेंगे 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 का। तो थोड़ा फास्ट करूँगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ आपने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से नहीं करेंगे, पर फिर भी बस आप तरीका देखना। तो यहाँ पर के एक नेगेटिव नंबर है, तो के प्लस 1/k यहाँ पर -2 दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे -1 वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। जब -1 वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसका मतलब के स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 1, फिर +4k यानी कि -4, फिर -2, नीचे के स्क्वायर दिया है यानी कि -1 का स्क्वायर 1, फिर -1, फिर -5, यानी के की वैल्यू यहाँ पर मैं -1 रख रहा हूँ। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा -6, तो 1 में से -6 जाएगा तो -5, और नीचे ये कट हो जाएगा -5, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं करने, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन आएगा तभी गलत करना है। आपको पता है बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आता है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक ए मैन रोब अ बोट इन अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में 9 घंटे लेता है, तो 9 घंटे लेता है डाउन स्ट्रीम में, यानी x + y, और डिस्टेंस सेम है, तब आता है कैसे आता है वो अप स्ट्रीम में, ठीक है, यानी धारा के विपरीत। तो अब क्या होता है, उसको टाइम लगता है 18 घंटे, यानी स्पीड क्या होती है x - y। तो यहाँ पे क्या करना है, x + y अपॉन में x - y, कॉम्पोनेंट वाला रूल लगाना है, और जब इसकी रेशियो आ जाएगी 2:1, तो x y की रेशियो क्या आ जाएगी 3:1। क्लियर। 3:1 आने के बाद इन्होंने क्या पूछा है कि कितने घंटे लगेंगे जब वो 3/5 डिस्टेंस सिर्फ स्टिल वाटर में चलेगा। तो इसका मतलब 3/5 डिस्टेंस, तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 9 x + y यानी कि 3 + 1 यानी कि 4, तो 9 4 = 36 इंटू इसका 3/5 निकालना है, तो 3/5 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर का मतलब है कि इसमें जो करंट है उसकी स्पीड नहीं ली जाएगी, सिर्फ x की ली जाएगी, यानी स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट कितनी है 3, तो ये डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे, स्पीड से, तो टाइम आ जाएगा। तो डिवाइड कर दूंगा मैं 3 से, ये कट गया, 9 4 = 36, 36 अपॉन 5, तो 5 7 = 35.2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको पता चल रहा है सब कुछ प्रीवियस ईयर वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर स्पीड आनी चाहिए आपकी, जैसे कि x + 1/x। अब ये क्वेश्चन नया तो है नहीं कि आज पहली बार पूछा गया है। तो जब कभी भी इसकी वैल्यू a होती है तो x² + 1/x², a² - 2 होता है। क्लियर। जिस तरीके से ये निकाला, इसी तरीके से x⁴ + 1/x⁴, a² - 2 करा, इसी तरीके से इसका स्क्वायर -2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 5√2, तो यहाँ पे पुट करनी है 5√2। तो 5√2 का स्क्वायर करूँगा तो 50 आ जाएगा, 5 5 = 25, 25 2 = 50, 50 - 2, फिर इसका स्क्वायर -2। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 48 का स्क्वायर -2। क्लियर। अब मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक कर सकता हूँ, जैसे कि 8 8 = 64, फिर -2, यानी वो आंसर होगा जिसके लास्ट में 2 होगा, पर यहाँ पे ऑप्शन में 3 में 2 है, तो मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मैं यूनिट डिजिट मेथड नहीं लगा सकता। पर यहाँ पे आप देख सकते हो 48 का स्क्वायर 50 के स्क्वायर से कम होगा, तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है, और ये 2500 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये 2500 से ज़्यादा आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। हालांकि आपको ट्रिक आनी चाहिए, 48 का स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है। 8 8 = 64, 4 4 = 16, 8 4 = 32, 32 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 64, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 3, फिर 2, यानी कि 2304। 2304 में से 2 जाएगा तो 2302, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करने हैं। अब यहाँ पे पूछा है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का मतलब होता है इन सभी का सम मिलाकर सेंट्रल एंगल बनता है, ठीक है। तो इन सभी का सम क्या है वो जोड़ना है आपको। तो जोड़ने के भी तरीके आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 220 है, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे 220 है 180, ये हो जाएगा 400। इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 400 और प्लस 200, यानी 400 400 800 प्लस 200, यानी कि 1000 हो गया। क्लियर। 1000 की वैल्यू है 360 के बराबर। हमें सिर्फ बतानी है केरल वाली, यानी जो प्रोडक्शन ऑफ स्टील केरल में है उसकी सेंट्रल एंगल क्या होगा उसका। तो ये 200 है, तो 200 की वैल्यू बनाने के लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 200, इसको जब डिवाइड करूँगा तो 72 जो पहले आया था हमारा सेम वही हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखो अभी डिवाइड करने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 36/5 अभी पीछे डिवाइड करा था 72, तो डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं।
अब यहाँ पे क्या पूछा है, सो देखो प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, मॉक से प्रैक्टिस करते जाओ। जिसको नहीं आता एक बार देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपको पता चल गया एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार सॉल्यूशन देखो, उसको समझो ध्यान से, फिर नेक्स्ट जब आप मॉक दोगे तो उसमें वो अप्लाई करना, ठीक है। शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 44% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। जब सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10 और 20 का, तो डिस्काउंट किस तरीके से निकालते हैं, सक्सेसिव ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे हो गया 30 माइनस 2, ये कट गया, तो 28% का डिस्काउंट हो गया। यानी MRP क्या है 100 और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 28% डिस्काउंट देने के बाद 72। क्लियर। पर ये कह रहा है कि उसे 44% का फ़ायदा होता है, यानी CP कितने का है 100 रुपये का, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये का है तो उसे फ़ायदा होता है 44 का, तो यानी 144 में वो बेचता है। पर यहाँ पे ये SP सेम नहीं है, तो इसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो अब ये क्या हो जाएगा 200 और ये क्या हो जाएगा 144, दोनों सेम हो गए, और ये 100। क्लियर। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर शॉपकीपर सेम आर्टिकल को डिस्काउंट 15 पर बेचे तो उसे प्रॉफिट कितना होगा। यानी कि ये जो डिस्काउंट है, जो 200 रुपये की चीज़ है उस पर कितने का डिस्काउंट देना है 15 का। अगर 100 पे 15 का होता है तो 200 पे कितने का हो जाएगा 30 का। तो 200 पे 30 का जब डिस्काउंट हो जाएगा तो कितने में बेचेगा 170 में, ठीक है 170 में बेचेगा। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया 70 का, यानी जो 100 रुपये की चीज़ है वो 170 में बेची, यानी 100 पर कितने का फ़ायदा हुआ 70 का, और 100 पर ही हम परसेंटेज निकालते हैं, तो 70% यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जब कभी साइन अपॉन में कोस होता है और ए और यहाँ एंगल बी दोनों का सम अगर 90 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर साइन और नीचे कोस, या ऊपर कोस नीचे साइन, दोनों का सम बस 90 देखना है, जहाँ पे 90 मिल जाएगा उसको कट कर देंगे, उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे कि साइन 30 और कोस 60, 60 और 30 90 हो गया, कट हो गया, 30 और 60 ये भी 1 हो गया, 40 और 50 ये भी 1 हो गया, 50 और 40 ये भी 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर। क्योंकि आप इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, कोस 30 की वैल्यू पता है आपको, 40 और 50 की नहीं पता। इसके अलावा रेशियो पूछी है HCF और LCM की, और हुज LCM इज़ 48, LCM 48 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर 384 दिया है, यानी कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है HCF नहीं पता, LCM 48 दिया है, और दोनों का प्रोडक्ट 384 दिया है। तो लास्ट में यहाँ पे 4 है, ठीक है, और ये 48 मतलब 48 से छोटा नंबर है, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये 8 टाइम्स में जाएगा, 8 8 64, तो HCF क्या हो जाएगा 8। तो HCF और LCM की वैल्यू पूछी है, तो HCF की वैल्यू 8 और LCM की वैल्यू 48, तो 1:6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिमिलरिटी से क्वेश्चंस आते हैं हर बार, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि मुझे फॉर्मूले और सिमिलरिटी का हर एक पॉइंट बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये एक क्वेश्चन सिर्फ इसमें आया है, अगले शिफ्ट में चेंज हो जाएगा, या अगले जितने भी 40 सेट है उसमें सब कुछ चेंज हो जाएगा। सिमिलरिटी से क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ठीक है। सब कुछ ऐसा ही आता है प्रीवियस ईयर बेस्ड, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। अब छोड़ना नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, माइनर मिस्टेक भी हो जाती है कई बार, वो भी बताऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जब दो ट्रायंगल का एरिया सिमिलर हो तो उनकी साइड का रेशियो का स्क्वायर भी इक्वल होता है, यानी कि BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, जो इसमें गिवन है। ये हमें BC फाइंड करनी है, EF A दे रखा है, तो EF जो A दे रखा है A का स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। और दोनों का जो एरिया दे रखा है, इनकी रेशियो दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। कभी कभी हम जल्दबाजी में B स्क्वायर का ही मतलब इतना ही निकाल के डायरेक्ट ऑप्शन नंबर D करेक्ट कर देते हैं, पर वो गलती हो जाती है हमारी। तो इस तरीके से आपको मिस्टेक से बचना है। तो इसमें पूछा है सिर्फ BC, ठीक है। तो साइड BC की कितनी लेंथ होगी, तो BC कितना होगा, इसका सबका यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो XA अपॉन वाई, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको ध्यान देना छोटी छोटी चीज़ों पर। यहाँ पे सक्सेसिवली इंक्रीमेंट बताना है, 10 5 15, तो 10 5 15 कितने हो जाएंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 30 प्लस ही आएगा, और ऑप्शन सभी 30 प्लस है, तो इसका मतलब हम अब फॉलो करना पड़ेगा A + B रूल। तो इन दोनों का जब निकालूंगा मैं, तो 10 + 5 15 प्लस 10 × 5 अपॉन 100
तो इसका मतलब 15.5 आ गया। ठीक है, 15.5 और 15 ये वाला, इन दोनों का निकालूंगा मैं, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 30.5 प्लस 15.5 इंटू 15 अपॉन में 100, तो इसको अप्रोक्सीमेट 15 ही मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 15 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 225 आ जाएगा, और नीचे 100 है तो 2.25 और प्लस 30.5, तो 30 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो 32.75 आएगा, यानी कि 32.75 आएगा। तो 32 के आसपास का जो है वही ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसमें जब सक्सेसिवली डिस्काउंट या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ आप अप्रोक्सीमेट आंसर पे ही टिक कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी 25 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने दिए? 19। वो कह रहा है कि टीचर को रियलाइज़ हुआ कि मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर टेकन 18 एंड 19 इंस्टीड ऑफ 14 एंड 15, यानी 14 प्लस 15, इसकी जगह उन्होंने क्या ले लिया? 18 प्लस 19। तो गलती से 18 प्लस 19 यानी कि 37 ले लिया, पर लेना क्या था? 29। जब ये ले लिया तो इसका मतलब ज़्यादा आया होगा एवरेज, तो अब 29 लेंगे तो कम आएगा, यानी जो रियल एवरेज है, जो एक्चुअल एवरेज है। तो कम कितना आएगा वो देखना है। कितना कम है? 8 कम है, पर ये 8 1 पे कम नहीं है, 8 25 के 25 पर कम करना है। तो 25 से डिवाइड कर देंगे, तो अब ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 तो 32, नीचे हो जाएगा 100, तो 0.32 आ जाएगा। तो 0.32 कम हो जाएगा एवरेज। तो पहले 19 था, 90 में से 0.32 घटाएंगे तो 18.68 आ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज पे मत जाना, 18.68 जो भी है, तो खैर मैं बोलता ही हूँ वैसे। तो अब बात करते हैं आगे, x की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 5, तो इनको ऐड करते हैं, तो x की पावर 14, ठीक है, ये -4 -6, तो ये कोई क्या हो जाएगा? माइनस का 10। तो इसको जब माइनस करूँगा तो x की पावर 4, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। सब बेसिक आ रहा है एग्जाम में अभी। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी हार्ड आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये फॉर्मूला क्लास 11th का फॉर्मूला है साइन a माइनस बी का। आप चाहो तो इसे सिंपल 10th के हिसाब से भी कर सकते हो, यानी कि वैल्यू डायरेक्ट पुट करके। तो खुद सोचो, जो वैल्यू पुट करके करेगा उसे थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो वैल्यू पुट करके नहीं करेगा वो जल्दी कर देगा। कैसे? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो साइन 30 माइनस 60, तो क्या आ जाएगा? 30 माइनस 60, तो साइन माइनस का 30 आ जाएगा, और साइन माइनस का 30 का मतलब होता है माइनस साइन 30, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जो PCM वाले स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लीड लेंगे। तो आपको भी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब जैसे यहाँ पे रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 1.6 इंटू 3.6 डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये पॉइंट हटा देंगे हम। क्लियर? पॉइंट हटाने के बाद ये 100 आ जाएगा नीचे, और 16 का आ जाएगा 4, और 36 का आ जाएगा 6, और 100 का आ जाएगा 10। क्लियर? ठीक है ना? हाँ, तो 6 4 24, 24 अपॉन 10, ये आ गई वैल्यू x की। अब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 5 और 8 का, तो 5 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए इस तरीके से हम निकालते हैं, यानी 8 8 64, 64 डिवाइड बाई 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 64 डिवाइड बाई 5। अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों की रेशियो निकालनी है, यानी कि मीन और थर्ड प्रोपोर्शनल की। तो मीन x है और थर्ड प्रोपोर्शनल y है, तो x अपॉन y निकालना है, यानी कि 24 अपॉन में 10 इंटू 64 अपॉन 5, यानी कि ऊपर चले जाएगा। इसको कट करूँगा 2, इसको कट करूँगा 12, और 4 3 जा 12, और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे देखो, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 1200। ठीक है, कब? जब प्रॉफिट होता है 15%। तो यानी 100 रुपये की चीज़ अगर 115 में बेचता हूँ तो क्या होता है? फ़ायदा होता है 15% का, प्लस डिफरेंस कितना है? 15 का, और 15 का डिफरेंस इन्होंने कितना दे रखा है? 1200 का, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों का डिफरेंस 15 है पर हमारे हिसाब से, पर इनके हिसाब से 1200 है। तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो 15 8 120, तो एक की वैल्यू 80 हो जाएगी। हमें निकालनी क्या है? सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो 115 इंटू 80 करेंगे। ठीक है, तो अब वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? मल्टीप्लाई 15 8 120, तो 20 यहाँ लिखेंगे, प्लस तो एक हासिल लग जाएगा यहाँ पर, 8 1 जा 8 और एक 9, तो ये 0 भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 9200, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है 12, और यहाँ पे पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, यानी कि सर्कम रेडियस पूछ रहा है, और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है R = A/√3। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। इन रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब खुद सोचो, अब की बार सर्क्यूम रेडियस पूछ लिया तो नेक्स्ट शिफ्ट में इन रेडियस पूछ लेगा, और यही क्वेश्चन आपको 2023 में भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ एकदम अलग आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हर एक फॉर्मूले आपको अच्छे से लिखने हैं, टाइप जो भी पूछे जा रहे हैं वो आपको समझने हैं। मेन बात है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि पूछा क्या जा रहा है, बस आप पढ़ते जा रहे हो, सिर्फ आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। क्लियर। अब ये बताओ कौन सा क्वेश्चन इसमें ऐसा बताना जो आपको लग रहा है कि ये मैंने कभी नहीं देखा या मैंने नहीं पढ़ा। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है और देखा है उसको अगर गलत कर रहे हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है। इसमें क्या होगा, आर की वैल्यू 12/√3, तो ऊपर नीचे हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 की वैल्यू ये 4 हो जाएगी, यानी 4/√3। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12/3 इंटू √3, तो 3 4 जा 12। यहाँ पे एक पर्सन है जो उधार देता है किसी को मनी 25% के रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 6 साल बाद जो अमाउंट है वो 360 ज़्यादा हो जाती है उसके सम से। कहने का मतलब ये है 25% को लिखेंगे 1/4, 1/4 ये हो जाएगा पी यानी कि सम, और ये हो जाएगा इंटरेस्ट 1 साल का। तो 6 साल का कितना होगा, 1 × 6 यानी कि 6। तो जो इंटरेस्ट है वो उसके प्रिंसिपल अमाउंट से कितना ज़्यादा हो जाता है, 360। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2, तो 2 की वैल्यू 360। हमें निकालना क्या है, सम निकालना है। सम कितना उसने उधार दिया था, मतलब कि पी निकालना है। पी की वैल्यू क्या है 4, और यहाँ पे 2 की वैल्यू 360, तो 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ये 4 हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसको पहली बार में छोड़ देना। जब इतनी लेंथी लैंग्वेज आए, कई बार इनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, तो इन क्वेश्चन को पहले छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अपने वो क्वेश्चंस करने हैं पहले जो हम 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। स्किप करते जाना है। क्लियर। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन आया तो सोल्व भी करना है। शुरू में अगर 3-4 क्वेश्चन भी स्किप करने पड़ जाएँ तो कर देना है। सबसे पहले टारगेट यही है कि मैं 20 मिनट में 20 अपने सबसे आसान क्वेश्चन करूँगा जो मुझे आते हैं, ठीक है। पर इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। देखो जैसे मेरे पास कोई आइटम है, यहाँ पे क्या दिया है, हाँ, परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम कूलर फ्रॉम सोप ई। यहाँ पे ई का है, ये रहा, ठीक है। ये सोप ई है, सोप ई में एसी है, कूलर है और फ़ैन है। कितने हैं, 5, 1 और 4, ठीक है, रेशियो में दिए हैं। तो याद रखना जब परसेंटेज निकालते हैं ना तो रेशियो से ही हो जाता है क्वेश्चन। ये 4000 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, मान लो मैंने पूछा कि यहाँ पे एसी, कूलर और फ़ैन, इसका प्राइस है 100 रुपये, और इसका प्राइस है 200, और इसका प्राइस है 300। तो मैंने पूछा कि इसमें बताओ एसी का कितना परसेंटेज है तीनों में, ठीक है, प्राइस का मतलब रेवेन्यू का। तो आप एसी ऊपर लिखोगे और नीचे टोटल लिखोगे, यानी कि 100 + 200 + 300 यानी कि 600 इंटू 100 करोगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट इन दोनों जीरो को भी कट करके लिख सकते हो, क्योंकि आप रेशियो में बना सकते हो, यानी 1 2 3, तो 1/में नीचे 6, तो एक ही बात है, सिंपल सी। तो इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एसी, कूलर और फ़ैन ये दिए हुए हैं, और यहाँ पे इनके सेलिंग प्राइस दिए हैं 8000, ये और ये। इसको 2 जीरो गायब कर दो यहाँ से, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ पे आ जाएगा 265, और यहाँ पे आ जाएगा 122। ये इनके अब प्राइस हो गए। क्लियर। इसके अलावा ये कितनी कितनी है ये भी लिखना है। एसी कितनी है, अब ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 1 4 है तो यहाँ 5 1 4, तो ये गलती हो जाती है। आपको पढ़ना है कि रेशियो दी किस में है, पहले एसी की दी है फिर कूलर की, और यहाँ पे क्या है, कूलर, एसी, फ़ैन। तो एसी की कितना दिया है, एसी 5 है, ठीक है, कूलर 1 है, ठीक है, और फ़ैन 4 है। क्लियर। अब इसमें हमें बताना क्या है, इसमें परसेंटेज बताना है सिर्फ कूलर का और सोप ई से। तो सोप ई में ये तीनों आइटम है, इसमें वो सिर्फ कूलर का बताना है। तो कूलर कितने हैं, 1, तो 1 × 80, ऊपर 80 आ जाएगा। अब हमें इन सभी को जोड़ना है, तो 80 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 265 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 5 25, 2 5 6 32, 3 5 2 10, 1325 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 884, ठीक है। अब इसको मैं ऐड करता हूँ, 1325 488 और यहाँ पे 80, यानी कि 8 5 13 हासिल लगा 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1981, यानी कि 801893। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 100 को मैं यहीं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं अप्रोक्सीमेट 1900 मान लेता हूँ, यानी लगभग 1900, क्योंकि मुझे लगभग ही परसेंटेज निकालनी है। अब 19 को मतलब ये
जीरो से जीरो कट गया, ऊपर 80 है नीचे 19 है, तो 19 4 जा 76, तो यानी 4 टाइम्स में जाएगा, फिर भी रिमाइंडर बचेगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग है, 10 पॉइंट समथिंग है, 8 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगर इसको किसी और दूसरे मेथड से करोगे, आप 4000 को भी डिवाइड करोगे अलग अलग, मतलब इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, थोड़ा लेंथी हो जाएगी, तो इसी तरीके से करने हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो, इसमें पूछा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन इज़ 80% एंड अबव। इसमें ये बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी परसेंटेज 80 है या उससे ज़्यादा है। तब ऐसा तो है नहीं कि आप इन सभी को जोड़ोगे सब्जेक्ट को, ठीक है, मतलब ये स्टूडेंट ए है, एसएसटी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में अलग अलग मार्क्स दिए हैं। जब इनके सभी मार्क्स को आप जोड़ोगे, जितने भी आएंगे उसको 4 से डिवाइड करोगे, तभी आपको पता चलेगा परसेंटेज क्या है, यानी 100 में से, यानी 400 में से जब डिवाइड करोगे ऐसे। जैसे मान लो इसको मैं जोड़ूंगा तो ये आ गया 360 आ गया लगभग। अब मैं इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करूँगा। तो इस टाइप से नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको क्या बनाना है 80, ठीक है, 80 से ज़्यादा बनाना है। तो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी 80 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी 80 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 80% से ज़्यादा ला रहा है। यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 90, ये भी 80 से ज़्यादा ला रहा है, यहाँ पे 70 है, ठीक है, और यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 है। तो इन दोनों को देखो, 65 और 70 दोनों कम है ना, 80 से ज़्यादा नहीं है ना ही 80 है, तो ये नहीं ला रहा। यहाँ पे देखो 75 है, यहाँ पे 85 है, तो 85 का 5 यहाँ पे दे दो तो ये हो जाएगा 80, ठीक है, और वहाँ पे 80 हो गया, और ये भी 80 है, और बीच में ये 82 है। तो चारों के देखो 80 से ऊपर है ना, तो इसका मतलब ये भी 80 से ज़्यादा ला रहा है। क्लियर। और यहाँ पे इसको देखो 80 85, इसका 5 इधर दे दोगे तो 80 हो जाएगा, पर ये फिर भी रह जाएगा, तो ये भी 80 नहीं ला रहा, ये भी सारे 80 से प्लस है। तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऐसा नहीं है सब कुछ जोड़ना है, बस 80 बनाने हमें। तो ये सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि 8 का रिमाइंडर क्या होगा, तो लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड कर दो, 8 का रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो 8 1 जा 8, 4 7, 8 5 जा 40, तो 7 आएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये पढ़ने हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेशियो बतानी है नंबर ऑफ़ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे फ्रॉम S3 टू S4, ठीक है। S3 कहाँ है 400, S4 कहाँ है 500, तो 400 500 यानी 4:5, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो हर कोई बंदा कर ले, ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हार्ड ही क्वेश्चन आएंगे। 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई बंदा कर सकता है, तो आपको 17 से 18 क्वेश्चन तो करने हैं। इसके अलावा पूरा एफर्ट लगाना है हर एक चीज़ वो सीखने में जो आपको लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछी जा रही है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जैसे प्रिज्म से रिलेटेड आ गया, कोई ऐसा ज्योमेट्री की कंडीशन आ गई जो आपने मतलब कभी याद नहीं करी थी। बाकी सब पूरा पेपर आसान आएगा जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, सब प्रीवियस ईयर आएगा पूरा। स्पीड मैटर करेगी बस। ABC, ठीक है, तीनों काम करते हैं 10 20 और 40 दिन में, 10 20 और 40 दिन में, ABC टोटल काम हो गया 40, और इनकी एफिशिएंसी हो गई 4 2 और 1। ये कह रहा है इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड इफ़ A इज़ असिस्टेड बाय बोथ B एंड C एवरी थर्ड डे। यानी कहने का मतलब ये है, पहले 2 दिन तो A खुद काम करता है और तीसरे दिन B और C की मदद लेता है। जब पहले 2 दिन काम करेगा, यानी एक दिन में 4 करता है तो 2 दिन में 8 करेगा, और तीसरे दिन B और C की भी हेल्प लेगा, यानी खुद भी करेगा और इन दोनों की भी हेल्प लेगा, यानी 4 काम करेगा प्लस 2 प्लस 3 यानी 7 करेगा। इसका मतलब 3 दिन में उसने 15 काम किया। कितना किया? 3 दिन में 15। तो अभी हमें 40 तक ले जाना है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 की दोनों साइड, तो यानी 30 काम को वो 6 दिन में कर देगा। क्लियर। अब फिर दोबारा वो ए ही करेगा अब 2 दिन तक, तो 4 एक दिन में और 8 2 दिन में, यानी 4 4 8, तो 8 काम 2 दिन में कर देगा। यानी अभी तक कितना काम हो गया? 38 काम हो गया 8 दिन में। अब कितना काम बचा? 2 काम बचा। कौन करेगा? तीनों मिलकर करेंगे। कितने दिन में करेंगे? तो 2 काम बचा और 7 इसकी एफिशिएंसी लगेगी, तो 2/7। तो 8 2/7 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो 2 काम है वो सिर्फ ए नहीं करेगा, तीनों मिलकर करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर 7 है। क्लियर। चलो अब देखो ये क्लास 11th का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करके करोगे, मैं 30 रखूँगा या 60 रखूँगा, तो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे 30 और 60 रखी, मान लो 30 + 60 क्या हो जाएगा? 90, 90/2 45। फिर यहाँ पे 30 - 60 यानी कि -30, फिर /2 करोगे तो -15। तो 15 की वैल्यू नहीं पता होगी, ठीक है। एग्ज़ाम में 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 18 की पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, सभी चीज़ें आपको याद करनी है। तो अभी फ़िलहाल ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद करना है, क्लास 11th का फॉर्मूला है, इसलिए कह रहा हूँ मैं क्लास 11th तक की पूछी जाती है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंगल दे रखे हैं ट्रायंगल के x-46, x+96, 8x। तो एंगल ट्रायंगल के हैं तो तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो x + 8x 10x हो गया, माइनस का 46 और 96 यानी कि +50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको माइनस करूँगा 130, यहाँ पे 10x इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू 13, वैल्यू बतानी है 2x की, तो x की वैल्यू 13 तो 2x की 26। इसमें पूछा जा रहा है ओ इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, पहले एक सर्कल बनाते हैं, सेंटर कर देते हैं। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ करा जाता है। टच द सर्किल एट क्यू पर टच करता है, ये P है, ये O है। फिर उसके बाद PQ की वैल्यू यानी ये 24 है, और ये आपको पता है यहाँ 90 डिग्री बनाता है। ये थ्योरम पता होनी चाहिए, ठीक है, कि सर्कल को यानी ये जो कोड है यहाँ से सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लाइन खींची जाती है तो ये डिवाइड करता है इक्वल रेशियो में। हर एक चीज़ मतलब पता होनी चाहिए आपको, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। मेन चीज़ ये है कि आपने पढ़ी नहीं है चीज़ें। 2 महीने लगेंगे आप मतलब कि एडवांस मैथ कंप्लीट कर सकते हो रूल्स के साथ, नहीं तो 90 डेज टारगेट सीरीज़ मैंने 45 डेज़ में ही कंप्लीट कराई है हर एक चीज़। इसके अलावा PQ 24 दिया है, OQ कितना दिया है? 10 दिया है। फाइंड क्या करना है? OP, तो OP फाइंड करना है। तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 13। पर ये 2 से मैंने डिवाइड करा था, अब 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट। क्लियर? ठीक है। हेमिस्फीयर ऑफ, देखो वॉल्यूम इक्वल करने वाले भी क्वेश्चंस आते हैं मेंसुरेशन में, पता है ना ये बात कि मेंसुरेशन में वॉल्यूम इक्वल करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। कई बार हम फॉर्मूले नहीं याद, और कई बार याद भी है तो मिस्टेक कर देते हैं। देखो जैसे कि हेमिस्फीयर कभी कभी इसमें डायमीटर देता है तो उसको 4, जैसे मान लो डायमीटर दिया है तो हम उसको रेडियस में डिवाइड नहीं करते, ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक से बचना है। हेमिस्फीयर ऑफ लेड कितना दिया है? रेडियस 4। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना है? अब इसमें जब कास्ट करते हैं मतलब दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल रखनी होती है। तो इसका 2/3 पाई r क्यूब इज़ इक्वल टू, यहाँ पे किस में बनाना है? सर्कुलर कोन में, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 r स्क्वायर r क्यूब, तो r की वैल्यू क्या है? 4 का क्यूब। फिर यहाँ पे r स्क्वायर इंटू h की वैल्यू क्या है? 72। इसको मैं कट करूँगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। एक 4 से इसको कट कर दूंगा, 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 का स्क्वायर, और ये 9 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे r आ जाएगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 का, ये r स्क्वायर है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, 4 आ जाएगा, और नीचे 9 की जगह 3 आ जाएगा। तो 4/3 की वैल्यू क्या आएगी? 1.33, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट। क्लियर? इस तरीके से करने हैं। सब कुछ ख़त्म, देखो कितनी जल्दी सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आपको करना क्या है? कुल मिलाकर जो मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन करे हैं आपको देखना क्या अब इसी तरीके से क्वेश्चन करते हो आपका तरीका अलग है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने देखो क्वेश्चन दिखाए, सभी क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर हैं। 2022 का है पेपर, 2021 का उठाकर देख लेना और मैच करना, एक सेट लगाना क्या इससे अलग पूछा जा रहा है या नहीं। सब कुछ सेम है। अगर 40 सेट अगर लगा ले रहे हो 2022 के, जो कि हम 90 डेज टारगेट सीरीज़ में कर रहे हैं, और अच्छे से उसका एनालिसिस कर रहे हो कि यार ये मेरा वीक पॉइंट है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन नहीं आते। अगर आज आपको पता चल गया मेरा इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस नहीं आते, तो आज बैठ के 3 घंटे इंस्टॉलमेंट को दे दो, ठीक हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको पता चल गया मेरी तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा वीक है, तो यार 5 दिन दे दो इसको, ज़्यादा वीक है तो। पर वीक टॉपिक को आपको करना है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दो, बस ये सोचते रहो कि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। अगर ये सोच रहे हो मॉक दूंगा मैं, 35 नंबर आ गए या 30 नंबर आ गए, और बस ये सोचूंगा मेरे मार्क्स इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहे, मैं तो कोर्स कंप्लीट करूंगा, तो कोर्स कंप्लीट करते रहना, मार्क्स कभी इंक्रीज़ नहीं होंगे जब तक वीक पोर्शन पर आप वर्क नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। आपको करना क्या है? अभी भी 1 महीने यानी कि 30 दिन अगर अपने आप को ढंग से सही डायरेक्शन में मतलब वर्क करोगे तो भी आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो सकता है। कैसे होगा? मॉक देना है, फिर देखना है कौन सा वीक टॉपिक है, 2-3 चैप्टर पकड़ लो, ठीक है, और टारगेट बनाओ 1 हफ्ते के अंदर मुझे ये 2-3 चैप्टर जो है मुझे फिनिश करने हैं। ऐसा तो है नहीं कि मान लो टोटल 25 चैप्टर है मैथ के, 25 के 25 ही डाउट में है, इसका मतलब तो फिर आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपके 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर 1 महीने में करे जा सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा टॉपिक आपके ऐसे नहीं होंगे जो आपके डाउट में होंगे। आपने देखे हुए बहुत से क्वेश्चन सिंपल है काफ़ी, तो मैं हमेशा बता रहा हूँ जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक बंदा कर लेता है, इसी तरीके से
एसएससी में भी 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो हर एक बंदा कर सकता है। उसके बाद के क्वेश्चंस में थोड़ा आपको लॉजिक भी लगाना पड़ता है और थोड़ा आपको एडवांस में थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। तो थोड़ा आप मेहनत करोगे तो आ जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो मुझे बताना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, जो भी आपके डाउट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।